मूवी की शुरुआत में हम एक एक्टर को देख पाते हैं जो अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा है। मूवी में वो एक प्रीस्ट है और उसे किसी बच्ची का एक्सोर्सिज्म करना है। स्क्रिप्ट में कुछ होली वर्ड्स थी जिसे वो पढ़ रहा था और ये पढ़ते हुए हम देखते हैं कि एकदम से इस सेट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जिस कमरे में वो खड़ा था वो कमरा तेजी से हिलने लगा और एकदम से किसी न दिखने वाली चीज ने उस एक्टर के ऊपर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ली और एंथनी को दिखाया जाता है। एंथनी एक ड्रग एडिक्ट है। इसी वजह से उसका और उसकी बेटी का रिलेशन बहुत खराब है। उसकी बेटी उसे दाद तक नहीं कहकर बुलाती और ये सब तब से है जब से एंथनी की वाइफ की डेथ हुई है। अपनी वाइफ वाले हादसे से पहले एंथनी एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद वो नशे की लत में लग गया और उसने सारा काम छोड़ दिया। अब तकरीबन 2 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद एंथनी काफी हद तक स्टेबल हो चुका था, इसलिए उसे दोबारा मूवीज में रोल मिलना शुरू हो गया और अब उसे रोल दिया गया था उसी एक्टर का जिस एक्टर को हमने मूवी के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। ये रोल मिलने के बाद एंथनी बहुत खुश था। वो चर्च में जाता है और कैनवस करता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियां करी है। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने अपनी फैमिली खराब कर दी। नशे में पड़ के अपनी बेटी से वो दूर हो गया, लेकिन अब वो सब ठीक करना चाहता था। वो पहले की तरह काम करके अपनी बेटी के करीब आना चाहता है और साथ ही अपनी वाइफ के सोल को सुकून देना चाहता है। एंथनी अब घर आता है जहाँ वो और ली काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास भी कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए वो अपने डैड गिनी एंथनी की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। पर अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ली शूटिंग पे अपने डैड के साथ आया करती थी, जहां उसे मूवी की लीड कैरेक्टर ब्लैक भी मिली, जिसके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ब्लैक उसे पूरा सेट दिखाती है और ये लोग जब एक जगह से गुजरते हैं जहां 2 रोबोट देखते हैं, ली को देखते ही एक रोबोट अजीब तरह से स्पार्क करने लगा। खैर, शूटिंग अब शुरू हो जाती है और एंथनी शूटिंग से पहले शूटिंग सेट पर मुजियोडिस्ट से अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें करता है। ये लोग बाइबल्स के बारे में जब कर रहे थे तब हम नोटिस कर पाते हैं कि एंथनी के नाक से खून आने लगा, लेकिन एंथनी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। आज की सीन्स काफी अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं, जिसके बाद ली और एंथनी घर आ जाते हैं। उसके बाद आधी रात में ली जब अपना फोन यूज कर रही थी तो उसे अपनी लाउंज में से अजीब किसी चीज के खड़कने की आवाज आई और जब चेक करने गई तब दूसरी कमरे का दरवाजा लॉक था और उसी टाइम किसी ने किचन का नल ऑन कर दिया। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल बंद किया तभी लॉक खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा अपने आप खुल चुका था जो पहले लॉक था और अंदर कोई भी नहीं था। वो इन सब चीजों को इग्नोर करे के अपने रूम में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे एंथनी यानी उसके डैड कॉरिडोर में खड़े दिखाई दिए। ली उसके पास गई। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ली उसे पकड़कर झंझोड़ देती है, जिसके बाद एक बार के लिए एंथनी घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे लगा शायद वो नींद में चल रहा था। अगले दिन एंथनी जब शूटिंग के लिए जाता है और डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा होता है तब वो ये सब अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से डायरेक्टर भी अब गुस्सा हो गए थे। डायरेक्टर उससे कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी में होने वाली हर बुरी चीज को याद करो, शायद फिर तुम अपनी दुखी एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाओगे। और यहाँ पर हमें उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो कॉन्वेंट में रहा करता था और फादर वहाँ के बच्चों को एब्यूज करते थे। खैर, वो दोबारा डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसे ही उसने वो डायलॉग्स वाली पेपर खुले तो उसके अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। अंदर डिमॉन्स की द्रविंग बनी हुई थी और लिखा हुआ था, एंथनी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो डायलॉग्स वाले पेपर रखकर अपनी ड्रॉ खोलता है कोई चीज लेने के लिए, तो ड्रॉ में उसे क्रूसिफिक्स दिखता है। क्रूसिफिक्स को देखते ही एकदम से फ्लैशबैक में उसके बचपन की जिंदगी भी दिखाई जाते हैं, जहाँ पर ऐसा ही क्रूसिफिक्स पहले उसके पास हुआ करता था। अब थोड़ी देर में ली यहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आप डायलॉग्स क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे। तब एंथनी कहता है कि मैं बाइबल की होली वर्ड्स को ऐसा डायलॉग डिलीवर नहीं कर पा रहा। तब ली कहती है, ऐसा इसीलिए है कि आपका गॉड पर बिलीव थोड़ा कम है। आप गॉड पर बिलीव करें और अपने पर भी, तो ये काम आपको आसान लगेगा। ये सुनकर वो उठता है और उठते ही उसे चक्कर आने लगे थे। वो ली से कहता है, मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। ली के हाँ कहने पर वो यहाँ से चला तो गया, लेकिन अपनी रूम में नहीं बल्कि बेसमेंट में। ये बात ली को भी अजीब लगी। ली ने उसका पीछा किया। बेसमेंट के वॉशरूम से कुछ आवाज आ रही थी। चुपके से ली ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं और एकदम से उसका फोन गिर जाता है। जैसे ही वो फोन उठाते हैं उसके डैड उसके सामने थे नहाते हुए। वो वहीं पे उसी के सामने यूरिन भी कर देते हैं। ली इन सब चीजों से घबरा जाते हैं क्योंकि अब एंथनी की आंखें भी बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, जैसे किसी ने उसे पसेस कर दिया हो और वो ईविल नजरों से ली को देख रहा था।
वहाँ से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बावजूद भी ली को ऐसे ही अजीब नजरों से देखता रहा। ऊपर जाने के जैसे ली को होश आ गया था, वो अब अपनी वॉशरूम में जाकर शॉवर लेता है और ली उसके पीछे जाकर चिल्लाती रह जाती है, आपने मेडिसिन चेंज की है ना, ये उसका साइड इफेक्ट है, आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस टाइम एंथनी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, जबकि हम उसकी बॉडी पे काले धब्बों को देख रहे थे, जो इस बात की कंफर्मेशन थी कि वो किसी एविल चीज के पोसेस में है, यानी किसी बुरे ताकत ने उसे अपने कब्जे में लिया है। ये निशान जैसे कुछ ही सेकंड के लिए उसकी बॉडी पे आए थे और फिर चले भी गए। मूवी सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और किसी को भी एंथनी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपसेट होकर दोबारा ट्रेन करने लगता है। जबकि यहाँ फादर ली से सवाल करते हैं, क्या इस टाइम में जो कुछ हो रहा है तुम्हें उस पर बिलीफ है? ली जवाब में कहती है, पहले तो नहीं था, लेकिन आज जो मैंने देखा है उसके बाद कुछ कुछ यकीन हो रहा है। इसके बाद ली जब घर आती है तो देखती है कि एंथनी उससे पहले ही घर आ चुका था। उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, जिसमें से खून बह रहा था और मुंह का भी तकरीबन यही हाल था। गुस्से में ली उसे कहती है, आपने दोबारा ड्रग शुरू कर दी, उसी लाइफ में वापस चलने गए जिससे मुझे नफरत थी, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यह सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ कमरे में मौजूद सभी कांच की चीजें टूट गई और फिर अजीब भयानक तरीके से चलते हुए अपनी बेटी के सामने आया और फिर ली से कहता है, कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे पास ना स्कूल है ना माँ है, बस अंत में तुम मेरे पास ही रहोगी। यह सुनकर एली बुरी तरह से डर जाती है और गुस्से में कहती है, एंथनी दूर रहो मुझसे। इसके बाद वो कहता है, एंथनी नहीं हूँ। मैली बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो अगले दिन शूटिंग के सेट पर जाकर फादर से मिलती है और फादर को एंथनी की सारी सिचुएशन बता देती है। एंथनी अब रातों को वॉशरूम में कुछ ना कुछ बोलता भी था, जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। फादर जब ये सुनते हैं तो वो खुद भी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डीमन मुलॉक को बुला रहा था और ये काफी खतरे की बात थी। फादर ली से कहते हैं, तुम अपने घर जल्दी जाओ, मैं कुछ भी करने से पहले डीमन मुलॉक और एंथनी के ऊपर और रिसर्च करना चाहता हूँ। रात में दिखाया जाता है जब फादर डीमन मुलॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तब एंथनी बुरी तरह तड़प रहा था और यहाँ खुद फादर के गिर्द भी अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी थी। यहाँ पर एंथनी के लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चा था, वो फादर के रूम में गया था और फादर ने उसे एब्यूज किया था। अब शूटिंग का टाइम भी हो गया था। एंथनी अपने डायलॉग्स बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एक्टिंग में इतना मजा था ही नहीं। फिर सारे उसे टोक देते हैं और इस चीज से एंथनी को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रूसिफिक्स वो फेंक देता है और तेजी से स्टेयर्स ग्रिलिंग पे हाथ मारते हुए नीचे उतरता है। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो चुकी थी, ऐसे जैसे किसी चीज ने उसे पॉजेस्ट कर लिया हो। स्टेयर से नीचे उतरते ही अजीब तरीके से उसकी बॉडी मुड़ने लगती है। उसकी कमर उल्टी तरफ मुड़ गई थी और ये सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार हुआ था। जिसके बाद ली जब उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि एंथनी रुक जाओ, तो वो इस बार भी यही जवाब देता है, एंथनी नहीं हूँ मैं। जिसके बाद वो बार बार अपना सिर टेबल से मारने लगा। ये सारे तमाशे देखकर डायरेक्टर एंथनी को किसी और एक्टर से रिप्लेस कर देता है और जब वो वाला एक्टर अपने डायलॉग्स रिहर्सल कर रहा था तो एंथनी ने आकर उसकी आंखों में कांच डाल के उसे मार डाला। उसकी इस हरकत की वजह से अब इस मूवी की शूटिंग बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से मूवी की मेन कैरेक्टर भी बहुत परेशान थे। वो परेशान थे इसीलिए उसे अपने घर ही ले आई, जहां एंथनी ने दोबारा उन पर हमला कर दिया। दोनों उससे परेशान हो जाते हैं और उसे वहां से जाने को कह दिया, जो सुनकर एंथनी विंडो से जंप कर देता है। लेकिन हैरानी की बात थी, वो विंडो से नीचे नहीं गिरा बल्कि कहीं गायब हो गया। ये देखकर वो दोनों जाते हैं फादर के पास, उन्हें ये सारी बात बताते हैं, जिसके जवाब में फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे दाद को डीमन मुलोक ने पसेस किया हुआ है और अब वो वहीं मिलेंगे जहां से ये पसेशन शुरू हुआ था, यानी शूटिंग के सेट पर। अब ली जब मूवी सेट पे आए तो उसके सामने एक रूम के अंदर बाइबल गिरी हुई नजर आई। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए रूम के अंदर जाती है तो एकदम से उसके पीछे एंथनी आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वो बाइबल की वर्ड्स को पढ़ने लग जाती है और एंथनी यानी वो डीमन भी अब उसके साथ साथ उन्हीं वर्ड्स को पढ़ रहा था, जैसे ये वर्ड्स उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही हो। डीमन उससे कहता है कि ये मैं सदियों से सुनता आ रहा हूँ और अब ये मेरे ऊपर कोई काम नहीं करती। ली अब डीमन से कहते हैं, प्लीज एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। जवाब में डीमन कहता है, वो तो सालों से मर रहा है। ये कहते ही वो डीमन ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली के हाथ में इस टाइम क्रूसिफिक्स था, जिसे वो उस डीमन के सर पे लगाती है और डीमन उसे छोड़ देता है। ये क्रूसिफिक्स उसके सर पे लगाने की वजह से डीमन की पावर्स थोड़ी कम हुई थी। ऐसे में जहां फादर और ब्लैक को भी डीमन ने पैरालाइज किया हुआ था, वो भी उसकी पोजीशन से छूट जाते हैं। अब फादर डीमन से कहते हैं, तुम
एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी का एक्सोर्सिज्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। डीमन भी उसकी बात मानते हुए एंथनी को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है यहाँ से। अब वो भी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये रीजन दिखाई जाती है कि क्यों उस डीमन ने सिर्फ एंथनी को ही पकड़ा था। असल में एंथनी बचपन में जब कॉन्वेंट में रहता था तब फादर उसे एब्यूज किया करते थे और एब्यूज करने के बाद उसके सर पे उल्टा क्रॉसिफिक्स बना देते थे, यानी वहाँ पर गॉड को मना नहीं जाता था, वहाँ पर डीमन की वर्शिप होती थी, डीमन की यानी शैतान की पूजा की जाती थी। ये ट्रमा बचपन से अब तक एंथनी के दिमाग में था और यही उसकी कमजोरी बनी, जिसकी वजह से डीमन ने उसको पॉसेस कर लिया। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ अब फादर की बॉडी में वो डीमन है। फादर को बचाने के लिए एंथनी यहाँ हॉली क्रॉसिफिक्स उठाता है और बाइबल की वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसकी वर्ड्स डीमन के ऊपर असर दिखा रही थी, क्योंकि वो बचपन वाले अपनी ट्रॉमा से अब निकल चुका था और गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए ये वर्ड्स पढ़ रहा था और ऐसे वो डीमन कमजोर होकर फादर को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें एंथनी और ली को दिखाया जाता है, जो अब अपनी लाइफ नॉर्मल गुजर रहे थे। एंथनी रोज चर्च जाने लगा था, जबकि ली अपने साथ हुए ये सब की स्टोरी लिख रही थी और इसके ऊपर वो एक फिल्म बनाना चाहती थी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। धन्यवाद।